हेलो, वॉइस ठीक है ना? ठीक है। हेलो एवरीवन, श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एफएलटी सेकंड के बारे में। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका आज पेपर फर्स्ट का एफएलटी 2 यहाँ पे हम उसके सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, इतनी जूमिंग सही रहेगी। ये ठीक है। चलिए, ये हम कलर भी थोड़ा चेंज कर लें पेन का। अब सही। मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों पर कितनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1,52,665 रुपये, 70,434 रुपये, 71,434 रुपये या फिर 75,714 रुपये। तो यहाँ पे स्थिर भावों की बात की जा रही है। ठीक है, स्थिर भावों में पूछा जा रहा है। तो स्थिर भावों पे जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है वो 70,434 रुपये है। ठीक है, ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात की जा रही है। इसके अलावा यहीं पे अगर हम प्रचलित भावों की जब बात करेंगे तो प्रचलित भावों की बात की जाएगी तो उस समय मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 1,52,615। ये दो ही शब्द आपको प्रश्न में देखने को मिलेंगे। जब प्रश्न यहाँ से बनेगा प्रति व्यक्ति आय को लेके तो एक शब्द होगा स्थिर भाव और एक शब्द होगा यहाँ पे प्रचलित भाव। ठीक है, यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो भारत रत्न हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं एवं एक राज्य के मुख्यमंत्री भी थे? कर्पूरी ठाकुर, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर राव या फिर चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह जी जो ऐसे व्यक्ति थे जो भारत रत्न भी थे, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा एक राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। अब ये मुख्यमंत्री किस राज्य के थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगर थोड़ी सी इनको हम देख लें, कुछ और इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री के क्रम के रूप में ये भारत के 5वें पीएम थे ये। और इन्हें जो भारत रत्न दिया है तो अभी हाल ही में 2024 में जो टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है उनमें से एक मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया है। ठीक है, अब हम जब भारत रत्न की बात कर ही रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ हम ईयर भी थोड़ा सा देख लें कि कौन से टाइम पीरियड में ये पीएम बने थे। तो 1980 के टाइम पे बने थे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे भारत रत्न के बारे में। हमने देखा कि 2024 में जो है तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था और 1 लोग हैं जिनको जीवित अवस्था में दिया गया था। और जो जीवित अवस्था में जिसे दिया गया था वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, यहाँ पे पहले 4 ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं तो इनको हम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो कर्पूरी ठाकुर कहाँ के सीएम चुके थे? तो बिहार के पूर्व सीएम। अटल बिहारी वाजपेयी को आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा इनका जन्म जो है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश में ग्वालियर। आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस जो है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुशासन दिवस मनाने का जो प्रारंभ किया गया था वो कब से किया गया था? 25 दिसंबर को 2014 से यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री के बारे में भी बात की कि अटल बिहारी जी जो पीएम बने थे तो उनका वो 3 बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु हुई थी 2018 में, 16 अगस्त 2018 को अटल जी की मृत्यु हुई है, ठीक है। चंद्रशेखर राव की हम बात करते हैं तो यह है तेलंगाना राज्य के पहले सीएम थे, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शनों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति में भील आंदोलन का केंद्र था? महाकौशल क्षेत्र, खानदेश, विदर्भ क्षेत्र या फिर नर्मदापुरम? तो कौन सा था इसमें? तो ऑप्शन बी खानदेश, जो कि वर्तमान बुरहानपुर वाला क्षेत्र है। अठारह की क्रांति की बात की जा रही है और भील आंदोलन का केंद्र था, भील आंदोलन का केंद्र कौन सा था? खानदेश था, जो कि वर्तमान बुरहानपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी कवि ने जंगल सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कहने पर भूमिगत रहकर ओजस्वी कविताओं के माध्यम से सत्याग्रह को प्रेरित किया? रामविलास शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर विष्णुदयाल सक्सेना? तो इसमें से ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी ने जो है जंगल सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कहने पर भूमिगत रहकर ओजस्वी कविताओं के माध्यम से सत्याग्रह को प्रेरित किया था, ठीक है। दूसरे कौन है? अगले ऑप्शनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान में हुआ और अभी कुछ समय पहले ही बाबई जो नाम था उसका नाम माखनलाल नगर कर दिया गया था उनके सम्मान में, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ रचनाओं की भी बात हम कर लेते हैं। इनकी जो अगर कुछ रचनाओं के बारे में हम बात करें, जैसे पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, बिजुरी, बिजुरी काजल आज रही, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी। इसके अलावा साहित्य का देवता, कैदी और कोकिला, दीप से दीप जले, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए कि जबलपुर से 1920 में इनके द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका प्रकाशित की गई जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। कब किया? 1920 में। कहाँ से किया था? तो जबलपुर से। इतना तो ठीक है आपको। अब इसमें अगर हम बात करें एक चीज़ कि किसकी प्रेरणा से इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो इसमें आपको 2 नाम देखने को मिलते हैं, एक विष्णुदत्त शुक्ल और दूसरा पंडित माधव सप्रे जी की प्रेरणा से इन्होंने इस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, वो राइटर तो हम पहले भी परीक्षा में देख चुके हैं कि पूछा जा चुका है, लेकिन अगर इसी से संबंधित कोई और प्रश्न बनेगा तो ये बन सकता है कि किसके नेतृत्व में, किसकी प्रेरणा से उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। तो आप उसका नाम नोट कर लीजिए। पहले हैं पंडित विष्णुदत्त शुक्ल,
और दूसरे हैं पंडित माधव राव सप्रे। ठीक है, ये नाम जो है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमने बात की कि इनकी रचना हिम तरंगिनी के बारे में है ना। तो हिम तरंगिनी इनकी ऐसी कविता है जिसे 1955 में 1955 में जो है तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, तो हिम तरंगिनी को 1955 में पहला हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य का पुरस्कार 1955 में दिया गया। हाँ, एक चीज़ और है, इनका जन्म होशंगाबाद शहर में हुआ था, लेकिन अगर इनके कर्मभूमि की बात हम करते हैं तो इनका जो कर्मभूमि वाला क्षेत्र था तो खंडवा था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कर्मभूमि कहाँ है, एक बार ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे। हाँ, इनकी कर्मभूमि की अगर हम बात करते हैं तो जब कर्मभूमि पूछा जाएगा तो आप खंडवा को टिक करेंगे, और अपनी कर्मभूमि खंडवा से ही इन्होंने एक पत्रिका और प्रकाशित की थी, उसका नाम था प्रभा। यहाँ से आपको इतनी चीज़ें नोट करके रखनी है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कवि और है हमारे पास, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ। कभी कभी प्रश्न में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, कवि हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इनका जन्म यूपी में हुआ था, लेकिन इनका जो विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था, एमपी में हुआ था। और एमपी में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के यहाँ जो है तो इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ था, और वहीं पे इनकी मृत्यु जो हुई, विवाह कहाँ हुआ, विवाह खंडवा में हुआ ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के यहाँ, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सिवनी जिले के पास हुई थी। एक एक्सीडेंट, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध मध्य प्रदेश के किस किस क्षेत्र से रहा तो आप इसे बड़े आसानी से टिक कर देंगे। ठीक है ना, आपने देखा खंडवा और सिवनी से इनका संबंध रहा है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मुकुल, त्रिधारा, उन्मादिनी, बिखरे मोती, झांसी की रानी, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनकी रचनाएं लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। जैसे बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधारा, उन्मादनी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, ये सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपके लिए मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी रचनाएं और इनसे संबंधित जानकारियों को आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा विष्णुदयाल सक्सेना जी हैं, वो भी एक कवि और साहित्यकार हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या, अगर कोई समस्या होगी तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनजातियों के लिए गुरुकुलम विद्यालय संचालन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2015, 2016, 2017 या फिर 2020? तो कब शुरू की गई थी यह योजना? 2017 में। अगर हम बात करें कि वर्तमान में ये योजना कहाँ कहाँ चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना लाई गई,
तो मध्य प्रदेश से पहली बात तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना लाई गई, ठीक है ना, ये याद रखना है। किसके लिए लाई गई आप देख ही रहे हैं, जनजातियों के लिए लाई गई, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में ये योजना 4 संभागों में संचालित है। कौन कौन से संभाग हैं? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल संभाग। इन संभागों के अंतर्गत यह योजना गुरुकुलम विद्यालय के नाम से स्थापित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विदर्भ में दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? जुरैसिक कल्प, कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस कल्प या फिर पर्मियन कल्प? तो इसका सही आंसर होगा क्रिटेशियस कल्प। अच्छा, विदर्भ का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? तो विदर्भ का क्षेत्र जो है तो वर्तमान महाराष्ट्र वाला एरिया कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भोपाल गैस त्रासदी 1984 का प्रभाव है? संज्ञानात्मक क्षति, विकलांगता एवं विरूपण, फुसफुसी एडिमा या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल ये सारे आंसर सही होंगे। भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो हुई है, हमने पहले भी इसको क्लास में डिस्कस किया है कि ये 2-3 दिसंबर की रात 1984 की एक भयावह घटना थी, जिसमें मिसाइल आइथोसाइनाइट जो गैस थी उसका रिसाव हुआ, जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई और उसका ये प्रभाव हुआ कि कई पीढ़ियों तक इसका जो मतलब क्या कहते हैं उसको, डिफेक्ट है, इसका प्रभाव है, तो एक लंबे समय तक देखने को मिला है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि भोपाल गैस त्रासदी के समय 1984 में मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह जी थे। वहीं पे अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? तो गवर्नर जो थे वो केएम चांडी जी थे। ये भी आपको रखना है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ये चर्चे में भी था। चर्चे में क्यों था? क्योंकि यही मलबा जो है तो इसका जो कचरा रखा है लगभग 337 टन, उस कचड़े को जो है तो पीथमपुर में लाने की बात की जा रही थी, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सूची में शामिल किए गए शहरों और उनकी विशेष विधाओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको देखना है। काठमांडू फिल्म क्षेत्र में, रियो डी जेनेरियो साहित्य में, ग्वालियर लोक कला एवं शिल्प में, कोझिकोड साहित्य के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ग्वालियर को जो यूनेस्को की क्रिएटिव सूची साइट में शामिल किया गया है, तो ग्वालियर को लोक कला एवं शिल्प के लिए नहीं बल्कि संगीत के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दिए गए ऑप्शन हैं उन्हें भी यूनेस्को की क्रिएटिव साइट सूची में शामिल किया गया है। और किस चीज़ के लिए शामिल किया गया है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। काठमांडू को फिल्म से संबंधित है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में साहित्य से संबंधित है, और कोझिकोड जो कि केरल में है ये भी साहित्य से रिलेटेड है। इनको इसी के लिए इस सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। लगभग करीब इसमें ये पूरे विश्व के जो है तो लगभग 350 शहरों को टोटल शामिल किया गया है। खैर उनसे अपने को मतलब नहीं है, उनसे अपने को मतलब जो है तो अपना मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड जो अपने काम की चीज़ है वो यही है। यहाँ पे हमने बहुत छाट के प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, जितना अपने आसपास पूछा जा सकता है, उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। गुजरी महल में संगीत शाला की शुरुआत किसने करवाई थी? मानसिंह, उस्ताद हाफिज खान, तानसेन या फिर राणोजी सिंधिया? तो ऑप्शन ए मानसिंह ने गुजरी महल में संगीत शाला की शुरुआत की थी। गुजरी महल, ठीक है ना। इनकी पत्नी मृगनयनी थी। और मानसिंह का संबंध कहाँ से था? ग्वालियर से था। तोमर राजवंश से संबंधित है ये। उस्ताद हाफिज खां की बात करें, ये भी ग्वालियर से संबंधित हैं। और ये क्या हैं? तो सरोद वादक हैं। तानसेन की बात करें, तानसेन जी का संबंध भी ग्वालियर से है। अकबर के नवरत्नों में से एक हैं और अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मियाँ की। मियाँ की उपाधि अकबर तानसेन को किसने दी? तो राजा अकबर के द्वारा दी गई थी। मियाँ का क्या मतलब होता है? विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति के रूप में इन्हें जो है तो मियाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। एक और ऑप्शन है हमारा राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया जो थे तो सिंधिया वंश के संस्थापक थे। सिंधिया वंश के संस्थापक। और सिंधिया राजवंश कहाँ है? ग्वालियर में है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं, पहली बात तो ये कि इन सभी व्यक्तियों का संबंध जो है तो वर्तमान ग्वालियर से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश का विशुद्ध उर्दू भाषी अखबार दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से, खंडवा से, इंदौर से या फिर जबलपुर से? तो दिल्ली दरबार अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? वो इंदौर में होता था। दिल्ली दरबार नाम सुन करके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इमेज बनती होगी कि पक्का ये दिल्ली से ही प्रकाशित होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश के इंदौर से यह प्रकाशित होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन करके मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 किया गया? तो 1994, 1997, 2001 या फिर 2003? तो इसका सही आंसर है 2001। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 है, जिसमें संशोधन किया गया और ग्राम स्वराज अधिनियम लाया गया। और कब किया गया था ये संशोधन? तो 2001 में किया गया था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज ये है, इसकी हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? एक धाराएं इंपॉर्टेंट है और दूसरा कितने अध्याय हैं। ये पहले भी पूछा जा चुका है और कई बार इस प्रश्न को रिवाइज किया गया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अक्सर प्रश्न रिवाइज होते रहते हैं। तो धारा 132 और अध्याय कितने हैं? 15 अध्याय। विश्व की प्रथम एआई सुरक्षा समिति 2023 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कैलिफोर्निया, बर्मिंघम, नई दिल्ली या फिर लंदन? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, है ना। विश्व की पहली है, याद रखिएगा, जो चीज़ें पहली होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपको विश्व की पहली एआई क्या है? यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुरक्षा समिति 2023 की बैठक जो है तो लंदन में आयोजित की गई, ठीक है। और अभी लेटेस्ट की हम बात करें 2025 में, तो 2025 में ये बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो फ्रांस में। ठीक है। और आगामी कहाँ होने की संभावना है?
तो आगामी जो ये बैठक होने की संभावना है वह है, अभी चर्चे में है कि भारत में इसकी बैठक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने जबलपुर की पहली यात्रा कब की थी? 5 मार्च 1921, 19 मार्च 1923, 15 मार्च 1920 या फिर 20 मार्च 1919। तो ऑप्शन ए 5 मार्च 1921 को गांधी जी ने जबलपुर की पहली यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 14, जंगल सत्याग्रह 1930 के दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किस स्थल को मध्य प्रांत की बारदौली कहा था? त्रिपुरी, सिलौड़ी, कटनी या फिर सिहोरा? तो कटनी को क्या कहा? मध्य प्रांत की बारदौली कहा। कब कहा? जंगल सत्याग्रह 1930 के समय कहा। और किसने कहा था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। एक प्रश्न में आपके एक से कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय कहा गया। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। किसे कहा गया? कटनी को कहा गया है, ठीक है। चलिए, आप दिमाग में मैं जितना एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रही हूँ जो महत्वपूर्ण है उनको नोट डाउन तो आप करिएगा ही करिएगा। इसके अलावा मेरा बार बार एक चीज़ को बोलने का ये तात्पर्य रहता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठे, आप उन चीज़ों आपके दिमाग में वो चीज़ें बार बार आए। जब कभी आप ये प्रश्न आपके सामने ऐसा आए तो आप सही ऑप्शन को क्लिक कर सकें, है ना। कोशिश करिएगा कि जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं कम से कम अगर वो प्रश्न आपके सामने आते हैं तो उन प्रश्नों से आपको मतलब कोई भी आप उसमें मिस्टेक ना करें, ठीक है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। मुझे पूरी उम्मीद है ये पंक्तियाँ किसकी है आप सबको पता होगा, है ना। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या फिर मीराबाई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये एक रचना, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ठीक है। और अभी लास्ट प्रश्न में हमने इनके बारे में डिटेल से चर्चा की थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम फिर से नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत। निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है लोकगीत गवलन मूलतः किस विषय पर केंद्रित है? निर्गुण भक्ति, मृत्यु गीत, कृष्ण लीला या फिर ऋतु कथा? तो ऑप्शन सी यह जो है कृष्ण लीला से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा कि गवलन क्या है, आपसे पूछा जाए गवलन क्या है? नृत्य है, लोकगीत है, भजन है, गायन है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि गवलन जो है तो लोकगीत है। किस क्षेत्र का है? तो यह निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। लगातार हम इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि निमाड़ क्षेत्र में और कौन कौन से जो है तो लोकगीत हैं। जैसे संत सिंगा जी गायन है, संत सिंगा जी गायन है। और कौन से है इसके अलावा? इसके अलावा निर्गुड़िया गायन है, निर्गुड़िया गायन, निर्गुड़िया गायन, संत सिंगा जी गायन। और कौन सा है? मसान्या गीत है, मसान्या गीत है। कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा है, ठीक है। तो निमाड़ क्षेत्र से ये कुछ और महत्वपूर्ण लोकगीत हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। गवलन, संत सिंगा जी गायन, निर्गुड़िया गायन, मशान्या गीत, कलगी तुर्या, ये सभी निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं। यहीं पे अगर कुछ निमाड़ क्षेत्र की बात हो रही है तो हम लोकगीत के बारे में, लोक नाट्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। निमाड़ क्षेत्र का लोक नाट्य कौन कौन से हैं? जैसे गम्मत, खमरास,
गम्मत, खमरास, और कौन सा है, रासलीला, स्वांग, ठोट्या, ठोठ्या, रासलीला। ठीक है, ये निमाड़ क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण लोकनाट्य हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोकगीत और लोकनाट्य, उन दोनों को हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, गौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? गोरखदास, संग्राम शाह, यादव राय, या योरदम, या फिर अर्जुन दास। तो गौड़ राजवंश का जो संस्थापक किसे माना जाता है? यादव राव को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। ठीक, राम मनोहर लोहिया द्वारा शुरू किए गए गोवा मुक्ति संग्राम में मध्य प्रदेश से शामिल हुए कौन कौन शामिल हुए थे? तो श्रीमती सहोदरा राय, मंजनलाल चौरसिया, कयामुल हुसैन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी पर्सन जो तीनों व्यक्ति थे उपरयुक्त, ये सभी जो है तो राम मनोहर लोहिया द्वारा शुरू किए गए गोवा मुक्ति संग्राम में मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग्म कौन सा है? इसमें से कौन सा अश्वमेलित है, इसे हमें देखना है। तो हम देखते हैं, पहला है शांता भूरिया, भील चित्रकार, बिल्कुल सही है। भज्जू सिंह श्याम, ये भी गौड़ समुदाय से रिलेटेड है और चित्रकार हैं। नरेश चंद्र सिंह, पूर्व राज्यपाल, ये ऑप्शन जो है तो मिलान नहीं करता और यही आपका आंसर है। जमुना देवी पूर्व नेता प्रतिपक्ष थी, यह बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, नरेश चंद्र सिंह पूर्व राज्यपाल नहीं थे तो फिर कौन थे, ये एक बात आती है। तो नरेश चंद्र सिंह जो थे तो यह पूर्व राज्यपाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे। अच्छा, एमपी में अब तक के यह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि आदिवासी समुदाय से थे। ठीक है, अच्छा, इनका कार्यकाल देख लेते हैं, बहुत कम समय के लिए था। कब था? 13 मार्च 1969 से लेकर के 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक था। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतना ही। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर इंटरप्रेटर के बारे में सत्य कथन नहीं है। यह कंप्यूटर की भाषा बदलता है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रति पंक्ति स्कैन करता है, ये भी बात सही कही गई है। पास्कल एक इंटरप्रेटर भाषा है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। पास्कल एक इंटरप्रेटर भाषा नहीं है, बल्कि पास्कल क्या है? तो पास्कल जो है तो एक प्रक्रियात्मक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन भी सही है कि यह पंक्तिबद्ध एरर बताता है। तो कौन सा नहीं है ये आपने देख लिया, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस प्रश्न में तो नहीं है कि बात हमने कर ली। मान लीजिए अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर इंटरप्रेटर के बारे में बताइए, इसमें कौन कौन सी जो स्टेटमेंट दिया है कौन कौन सा सही है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एआई की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? जावा, सी प्लस, लिस्प या फिर बीबी। तो कौन सी भाषा नहीं है? बीबी नहीं है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भाषा है वो जावा भी है, सी प्लस भी है और लिस्प भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एरण की विशालकाय बराह मूर्ति पर किस शासक के शासनकाल के प्रथम वर्ष का उल्लेख मिलता है? गंडदेव, मिहिरकुल, तोरमाड़ या फिर महासेन। तो किसका मिलता है, किसके शासक का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी, तोरमाड़ के शासक का उल्लेख मिलता है। एरण कहाँ है? तो एरण जो है तो सागर जिले में है।
और ये वही एरण है जहां से सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिले थे। भारत में सर्वप्रथम बायोमास से बिजली बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए पिपरिया जबलपुर, कसई गांव बैतूल, जामगोदरानी देवास या फिर चुटका गांव मंडला। तो ऑप्शन बी कसई गांव बैतूल से जो है तो सबसे पहले बायोमास से बिजली बनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जामगोदरानी में आप जानते हैं जामगोदरानी देवास में आता है और 1995 से यहाँ पे पवन चक्कियाँ स्थापित की गई और सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ हैं? तो देवास जिले में ही है। चुटका गांव की बात करें तो चुटका गांव मंडला में है और चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थित है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, खम्ब स्वांग मध्य प्रदेश की किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य नाटक है? प्रसिद्ध नाटक है कोरकू, उरांव, सहरिया या फिर बंजारा। तो किसका है यहाँ पे? तो खम्ब स्वांग जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना, खम्ब स्वांग जो है तो कोरकू जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि कोरकू शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ होता है तो मानव समूह होता है, मानव समूह। ठीक है ना, कोरकू का एक प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा नृत्य है? चटकोरा। चटकोरा नृत्य जो है तो कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, यहाँ इनके कुछ देवता भी हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। डोंगर देव, भटुआ देव, डोंगर देव, भटुआ देव। अच्छा, एक कोरकू समुदाय में जो है सिंडोली प्रथा देखी जाती है, सिंडोली प्रथा। और सिंडोली प्रथा का क्या मतलब है? ये मृतक संस्कार से संबंधित है, मृतक संस्कार से संबंधित है ये सिंडोली प्रथा। इसमें क्या किया जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस समुदाय से, उसमें मृतक की याद में लकड़ी का एक स्तंभ गाड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी खम्ब स्वांग मान लीजिए ना लिखा हो और लिखा हो झंडा इसकी जगह, तो इसे झंडा या खम्ब स्वांग ही कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा उरांव जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक प्रमुख नृत्य है सरहुल। बातें तो बहुत सारी हैं सबसे रिलेटेड, लेकिन हम उन्हीं बातों को जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं जो कि आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके भी अगर नृत्य के बारे में बात करें तो इसके भी कुछ प्रमुख नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? जैसे लहंगी, दुलदुल घोड़ी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, ये आप लिख लीजिएगा। सहरिया जनजाति का भी जो नृत्य है, लहंगी, दुलदुल घोड़ी। और सहरिया जनजाति जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है उसमें से एक है। 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो बैगा, भारिया, सहरिया। ठीक है, इसी के अलावा आपके पास ये चौथा ऑप्शन आपको मिलता है बंजारा। ठीक है, तो ये वही बंजारा जनजाति है जिसे कंघी शिल्प का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, ये जनजातियां जो होती हैं, बंजारा जनजातियां जो है ये काफ़ी श्रृंगार प्रिय जनजातियां होती हैं, इन्हें श्रृंगार करना बहुत पसंद होता है। इनके भी कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कालवेलिया हो गया, तलवार हो गया और मछली एवं तांडा हो गया।
तो ये बंजारा जनजाति से संबंधित कुछ प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, एल्कोहल प्लांट रतलाम, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बालाघाट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन सी, एल्कोहल प्लांट रतलाम। ये अब क्यों गलत होगा? तो ये गलत इसलिए होगा क्योंकि ये है तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत है। आपको हो सकता है ऐसा लगा हो कि जोड़ी तो सबकी सही है, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, एल्कोहल प्लांट रतलाम में है और हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बालाघाट में है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही लगा आपको कि ये जोड़ी बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें अपने दिए गए स्थान पे ही स्थापित हैं। लेकिन आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा नहीं है? तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग ना होकर के राज्य सरकार का उद्योग क्षेत्र है। ठीक है, गन गैरेज फैक्ट्री आपकी जबलपुर में है, सिक्योरिटी पेपर मिल जो 1967 में स्थापित हुआ होशंगाबाद में है, एल्कोहल प्लांट रतलाम में और हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जो बालाघाट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर चंडीगढ़? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की गई। ठीक है, अच्छा कब की गई इस योजना को लागू कब किया गया है? तो 2 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024। ठीक है, 2 जनवरी 2024 को यह योजना जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से चालू की गई। ठीक है ना, लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि पूरे भारत में यह योजना कब लाई गई, तो सबसे पहले पूरे भारत में यह योजना जो है तो 2019 में ही लाई गई थी। 2019 में पूरे भारत में यह योजना लाई गई। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है प्रश्न में, इसलिए डेट में कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम ने 2019 बताया था या 2024 में बताया था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है तो जम्मू और कश्मीर है और पूरे भारत में जो है तो 2019 में ये लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चैट जीपीटी ओपन एआई, बिल्कुल सही बात है। जेमिनी गूगल का है, ग्रोक एआई एक्स एआई, एजुरे अमेजन। तो एजुरे जो है तो अमेजन का नहीं है, बल्कि यह किसका फीचर है? तो यह फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है ना, चैट जीपीटी जिसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो यह है ओपन एआई के अंतर्गत है। जेमिनी जो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं उसमें से आप अगर कोई चीज़ पूछना है आपको डायरेक्ट असिस्टेंट से, तो अब आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको जेमिनी देखने को मिलता है। और ग्रोक एआई जो है अभी नवीनतम चर्चित में था, तो यह है एक्स एआई के अंतर्गत है और ये एलन मस्क जी के अंतर्गत है, एलन मस्क से संबंधित है। और एजुरे को हमने देख लिया कि ये जो है तो माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है, अमेजन का नहीं है। इतना हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो विल्मा नृत्य जो है बैगा, कोल,
हो या फिर मुंडा? तो ऑप्शन ए मुख्यतः बिल्मा नृत्य जो है तो बैगा जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा गोंड जनजाति में भी यह नृत्य देखने को मिलता है। तो आप बैगा और गोंड दोनों को ही यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इतिहासकार एन एस ईमानदार ने किसे मध्य भारत का नेपोलियन कहा है? यशवंतराव होलकर, तुकोजीराव द्वितीय, देवी अहिल्याबाई या फिर मल्हारराव होलकर? तो किसे कहा है? तो ऑप्शन ए यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा है? तो एन.एस. ईमानदार जी ने कहा है। जैसे ये मध्य भारत की नेपोलियन की बात हुई, और यदि हम बात करते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, उसी तरीके से मध्य भारत का नेपोलियन जो है तो यशवंतराव होलकर को कहा जाता है, ठीक है। ये सभी होलकर राजवंश से ही संबंधित हैं और इनके बारे में हमने पिछले पेपर में ही काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी, क्लास में भी हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की थी, तो यहाँ पे हम पुनः एक बार फिर से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर ने तानसेन को बुलाने के लिए किसे बघेल शासक रामचंद्र के दरबार में भेजा था? यानी अकबर ने जब रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन जी रहते थे तो वहाँ से बुलाने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो अब्दुल जब्बार खां, जल्लाल खां, बीरबल या फिर इब्राहिम सर? तो जल्लाल खां, ऑप्शन बी। इन्हें जो है तो अकबर ने तानसेन को बुलाने के लिए रीवा राज्य में बघेल शासक रामचंद्र के दरबार में भेजा था। भीलों की किस प्रथा को समाप्त करने के लिए 2016 में साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया था? दीपा प्रथा, हाथी बेड़ो प्रथा, गोल गधेड़ो या फिर दापा प्रथा? तो कौन सा सही होगा? दापा प्रथा, ठीक है। दापा प्रथा जो है तो भील समुदाय से संबंधित है। अच्छा, दापा प्रथा होती क्या है? तो दापा प्रथा ऐसी प्रथा होती है कि भील समुदाय में जो दहेज होता है ना, तो उसमें दहेज तो नहीं कह सकते, पर ये समझ लीजिए कि हाँ कुछ दहेज जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है लड़की वाले लड़के वालों को नहीं देते हैं, इसमें लड़के वाले जो होते हैं तो लड़की पक्ष को देते हैं। उनके पास जो भी होता है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, जो भी इनके पास है वो जो है तो पूरी तरीके से समर्पित होते हैं और विवाह के समय जो है तो अपने लड़के के द्वारा लड़की वालों के घर वालों को ये चीज़ें दी जाती है, और ऐसी प्रक्रिया और प्रथा को दापा प्रथा के रूप में जाना जाता है। और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 2016 में एक अभियान प्रारंभ किया गया और ये अभियान था साथीदार अभियान, ठीक है। यहाँ पे ये प्रथा पूछ ली गई है। अगर हम बात करें, प्रश्न सिर्फ आपको ये प्रश्न में ये बात की जा रही है कि साथीदार अभियान का संबंध किससे है? भीलों से है, गोड़ों से है, बैगा समुदाय से है या फिर कुरकू समुदाय से? तो इस अभियान का संबंध किससे है? भील समुदाय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B में किस संस्था को शक्ति सिंचित किया गया है? किस संस्था की शक्ति सिंचित की गई है? इसको हम देखेंगे। सर्ट इन है, CSIR है, NDRF है, सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो क्या है? ऑप्शन ए सर्ट इन। एक्ट कौन सा है? तो ये आप देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। यहीं पे धारा की बात भी की जा रही है, तो किस धारा के अंतर्गत है? तो 70B के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खैरी युद्ध में रानी अवंतीबाई के विरुद्ध अंग्रेज सेनापति वार्डन ने किसकी सहायता ली थी? देवहारगढ़ के शासक,
रीवा राज्य, ओरछा रियासत या फिर महोबा राज्य। तो ऑप्शन बी रीवा राज्य। ठीक है। अच्छा, खैरी का युद्ध कब हुआ था, ये भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो खैरी का युद्ध कब हुआ था? 23 नवंबर 1857। इसकी आपको डेट भी याद रखनी है, 23 नवंबर 1857। ठीक है ना। खैरी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? रानी अवंतीबाई एवं अंग्रेज सेनापति क्या था? वार्डन था। ठीक है ना। यहीं पे अगर हम बात करें कि रानी अवंतीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था, एक है जन्म और एक है मृत्यु स्थान। इन वीरांगना का अगर हम जन्म देखते हैं तो इनका जन्म जो है तो सिवनी जिले के मनकेहड़ी में हुआ था, मनकेहड़ी। और ये कहाँ है? वर्तमान सिवनी में। और मृत्यु की अगर बात करते हैं तो इनका जो मृत्यु हुई, समाधि हुई, कहाँ है? वो डिंडोरी जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमनाल और सकौर अभिलेख किस गुप्त शासक की नर्मदा नदी के उत्तरी सीमा तक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं? तो भानुगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो कौन सा होगा इसमें? तो ये ऑप्शन सी समुद्रगुप्त होगा। ठीक है ना। कौन कौन सा अभिलेख है यहाँ पे? बमनाल और सकौर अभिलेख। पहली बात ये हुई कि बमनाल और सकौर अभिलेख है, यह किन शासकों की जानकारी देता है? तो ये गुप्त शासक की जानकारी देता है। और कौन से गुप्त शासक की जानकारी दे रहा है? समुद्रगुप्त की, जिसको अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये उसी की यहाँ पे जानकारी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कादम्ब एक तरफ रचना दी हुई है और एक तरफ उनके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कादम्बरी, बाणभट्ट। बिल्कुल सही बात है कि कादम्बरी और हर्षचरित जो है तो बाणभट्ट की रचना है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। बिजुरी काजल आंज रही गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो बिल्कुल नहीं, यह युग्म आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिजुरी काजल आंज रही यह गजानंद माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है, बल्कि यह है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, बैगा, कोल या फिर भील। तो कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति है। यह है तीसरी है। तो पहली कौन सी है? भील है। दूसरी कौन सी है? गोंड है। तीसरी कोल है। ठीक है ना। कोल जनजाति का अगर निवास स्थल की बात करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड वाले एरिया में, स्पेशली रीवा संभाग में इनका निवास स्थान देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा संग्रहण करना, डेटा शेयरिंग करना, डेटा सुरक्षा या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है। जनरली वैसे जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ज़्यादातर तुक्के में ये भी सही हो जाता है कि उपर्युक्त सभी सही हो जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा हो ये भी तो ज़रूरी नहीं है, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से डेटा संग्रहण करना है। जैव विविधता विरासत स्थल नारो हिल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना मैहर, रीवा मऊगंज, छिंदवाड़ा पांढुर्णा या फिर अनूपपुर अमरकंटक। तो ऑप्शन ए सतना मैहर में जो है तो जैव विविधता विरासत स्थल नारो हिल्स स्थित है।
ठीक है। इसके अलावा आप और ऑप्शन जो देख रहे हैं उसमें आपको रीवा और मऊगंज मिल रहा है। और आपने अभी देखा होगा कि मऊगंज जो है तो भी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना हुआ है। देखा है ना आपने, 53वें जिले के रूप में स्थापित हुआ है। कब हुआ है हमने इसको बहुत डिटेल से देखा है लास्ट पेपर में, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि अगर इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो 13 अगस्त 2023 सॉरी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मऊगंज जिला कब बना था, तो 15 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का यह 53वां जिला बना था। और किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये संभाग जो है तो रीवा संभाग ही आएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल है, तो नई गढ़ी है, हनुमाना है और मऊगंज है। इन तीनों तहसीलों को मिला करके मऊगंज एक जिला बना है। वहीं मैहर भी आप देखते हैं और पांढुर्णा भी, है ना। तो अच्छा, एक चीज़ ये याद रखिएगा, मैहर और पांढुर्णा जो है तो एक ही दिन जो है तो इनकी घोषणा हुई थी जिला बनने की, 5 अक्टूबर 2023। तो 5 अक्टूबर 2023 को जो है 5 अक्टूबर 2023 को घोषणा हुई। ठीक है, दिन और ईयर, दिनांक और मतलब ये जो साल है एक ही हुआ है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, अब कौन सा 54वां है कौन सा 55वां है, तो पांढुर्णा जो है 54वें क्रम का है और मैहर जो है 55वें क्रम का जिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री सुखवीर सिंह, श्री मनोज कुमार, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री ज्ञानेश कुमार। तो ऑप्शन बी, श्री मनोज कुमार जी जो है तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। यहीं पे अगर प्रश्न में आपके ये बात की गई होती कि मध्य प्रदेश में वर्तमान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी कौन है, तो जब पदाधिकारी की बात की जाती तो सुखवीर सिंह होते, सुखवीर सिंह, फिर ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 फरवरी 1994 की हुई। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 66 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो। ये तो समझ में आ गया होगा ना। 6 वर्ष का मतलब, जैसे मान लीजिए आप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते हैं तो 6 साल तक का आपका कार्यकाल रहेगा, या तो 6 साल हो या तो फिर आपकी उम्र 66 साल हो गई है, भले ही आपका कार्यकाल 6 साल ना पूरा हुआ हो और आपकी उम्र 66 साल हो गई है तो भी आप फिर वहाँ से रिटायर हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो संरचना में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। कौन होता है? वो निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति, हाँ इसकी नियुक्ति हम देख लेते हैं। इसकी नियुक्ति जो होती है तो वो राज्यपाल जी के द्वारा होती है, नियुक्ति राज्यपाल जी के द्वारा ही होती है। यहाँ पे ज्ञानेश कुमार जी को आप देख रहे हैं ना, तो ये भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, भारत के ही निर्वाचन आयुक्त हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी अभी 2025 में इनकी भी नियुक्ति हुई है, ये भी सही है। तो आपको मध्य प्रदेश और भारत दोनों के संदर्भ में पता चल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 39 क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं।
मध्य प्रदेश की जलवायु में कर्क रेखा का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ष भर समान तापमान, वर्ष भर समान वर्षा, मानसूनी जलवायु या फिर शीतोष्ण वनस्पतियां। तो ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और मध्य प्रदेश की जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो कर्क रेखा प्रभावित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, द सहरिया मोनोग्राफ के लेखक कौन है? टीबी नायक, वेरियर एल्विन, डॉक्टर मजूमदार या डॉक्टर केसी दुबे। तो ऑप्शन ए, द सहरिया मोनोग्राफ के लेखक हैं टीबी नायक। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वर्ग विमुक्त जनजाति है? भाट भंतु जोगी, बैगा सहरिया भारिया, ईरानी कसाई हरबोला, पारधी बंजारा कंजर। तो ऑप्शन डी पारधी बंजारा कंजर जो है तो किस जनजाति के अंतर्गत आते हैं? तो यह है विमुक्त जनजातियां हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें विमुक्त जनजातियों की संख्या कितनी है? 21 है। एक जनजाति इसी के साथ आपने सुना होगा विमुक्त घुमक्कड़, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति। ठीक है, तो ये विमुक्त अलग है और घुमक्कड़ अलग है। तो घुमक्कड़ जनजाति की संख्या कितनी है? 30 है। और यदि यही स्टेटमेंट एक साथ इस प्रश्न में लिखा होता कि जो है तो मध्य प्रदेश में कितनी विमुक्त और घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां हैं, तो टोटल कितनी हो जाती है आपकी? 51 हो जाती। ठीक है, यहाँ पे कौन उसमें शामिल है इसकी बात की गई है। आगे आपको याद रखना है कि 21 जो है तो विमुक्त जनजातियां होती हैं और घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों की संख्या 30 है। और यदि दोनों को मिला दिया जाए तो 51 हो जाएगा। 43 है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ई अनुज्ञा किस विभाग संस्था का पोर्टल है? राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्रालय, राज्य सहकारी बोर्ड, राज्य मत्स्य उत्पादन इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है तो ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, मध्य प्रदेश में राज्य वाटर स्पोर्ट अकादमी कहाँ स्थित है? शिवपुरी, जबलपुर, भोपाल या फिर इंदौर। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी भोपाल में। ठीक है, और कब स्थापित हुआ था ये? 2007 में। मध्य प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? भोपाल में है, रीवा में है, उज्जैन या फिर ग्वालियर। तो कहाँ स्थित है लोकायुक्त का मुख्यालय? तो ये स्थित है भोपाल में। 1 मिनट। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? सामान्य प्रशासन विभाग, लोक कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या फिर महिला एवं बाल विकास। तो ये ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है, जिसमें
प्रति वर्ष जो है प्रति मंथ, हर महीने मध्य प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, 1250 रुपये। और 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में। ठीक है। अच्छा, ये योजना किसके द्वारा लाई गई थी? तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाई गई। ठीक है ना। इस योजना को लाने का जो उद्देश्य था, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए यह योजना लाई गई। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थापित है? भोपाल, छिंदवाड़ा, मंडला या फिर जबलपुर? तो ऑप्शन ए भोपाल में यह संस्था स्थापित है। गौड़ जनजाति के किस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? सुआ नृत्य, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य या फिर सजनी नृत्य को? तो कौन सा है? कर्मा नृत्य को। ठीक है ना। कर्मा नृत्य जो है तो गौड़ जनजाति का नृत्य है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। 3 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के नवगठित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? भोपाल, उज्जैन, जबलपुर या फिर इंदौर? तो जबलपुर में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि रानी दुर्गावती जी का संबंध जो है तो जबलपुर वाले क्षेत्र से था और रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मनाई जा रही है और उन्हीं के सम्मान में जो है तो जो नवगठित मंत्रिमंडल था उसकी पहली बैठक जबलपुर में आयोजित की गई थी। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई? 4 अगस्त 2024, 14 अगस्त 2024, 4 जनवरी 2025 या फिर 14 जनवरी 2024? तो कब प्राप्त हुई थी? 14 अगस्त 2024 को। याद रखिएगा, जब हम ऐसे डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहाँ पे कोई घोषणा होती है, राज्यपाल की अनुमति हुई या राष्ट्रपति की अनुमति होती है, तो वहाँ पे उसकी जो डेट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम पहली बार कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 2004 में। ठीक है ना। और इसमें जो संशोधन किया गया है तो अभी 2024 में। इसमें भी थोड़ा सा हम अध्याय की बात कर लेते हैं। एक है अध्याय, बाकी तो डिटेल में आप क्लास में पढ़ेंगे ही, सर आपको पढ़ा ही रहे हैं। और एक होता है धारा। ठीक है ना। तो इसमें कितने अध्याय और कितने धारा हैं? तो इसमें 3 अध्याय हैं और 13 धाराएं हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा आज का FLT2 का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हुई होगी, सब समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लग रहा है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार रखें। आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू एवरीवन।